आज अपनी अमल क्षार की तीसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने देखा था कि अमल क्षार के सामान्य बात पढ़े थे कि अमल क्षार क्या होता है, अमल की प्रक्रिया क्या होती है, क्षार की प्रक्रिया क्या होती है। कुछ हमने ऐसे मैलिक अमल देखा था, ऑक्जेलिक अमल जो टमाटर में होता है, हमने दही के बारे में लैक्टिक अमल, ऐसे कुछ उदाहरण देखे थे। सेकेंड क्लास में हमने देखा था अपना ये था कि ब्रांस्टेड लोर या उदाहरण आरएनएस के अनुसार अमल क्षार के गुण क्या कहलाते हैं, और जो क्षार या रंग परिवर्तन दर्शाते हैं अमल में कैसा दर्शाते हैं, क्षार में कैसा दर्शाते हैं, लोई सा उदाहरण देखी थी। तो खासकर हमने अम्लों के बारे में जो अवधारणा थी वो पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे अम्लों के बारे में। एक तो पीएच को लेकर, अमल में क्षार में जो पीएच के बारे में पूछता है कई बार, जैसे कि नमक का जलीय विलयन, उसकी पीएच कितनी होती है, मूँग की पीएच कितनी होती है, दूध की पीएच कितनी होती है। तो सामान्य कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है पीएच के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्लास अपनी ये क्वेश्चन का नाम आ गया, जिसमें पहला क्वेश्चन देख लो आप कि निम्न में से खनिज अम्ल का उदाहरण नहीं है। देखो दो प्रकार से होते हैं, एक तो खनिज अम्ल होता है जो खनिज अयस्कों से प्राप्त होता है, और एक होता है प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसने पूछा खनिज अम्ल जो खनिज अयस्कों से प्राप्त होते हैं, इसने पूछा है नहीं, जो नहीं है। तो देखो ये है ना, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और सिरका एक प्रकार से प्राकृतिक अम्ल होता है। जबकि HCl हो गया, HNO3 हो गया, या H2SO4 हो गया, ये तीनों वैसे प्रबल अम्ल है और ये खनिज अम्ल है। इसने पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल का उदाहरण नहीं है। तो अभी क्या बताया कि एसिटिक अम्ल जिसे सिरका बोलते हैं ये नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो कार्बनिक अम्ल, वे अम्ल जो जीवों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे सीट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमें पता है दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, ठीक है। और देखो नीचे है H2SO4, HNO3, HCl, ये खनिज अम्ल के उदाहरण हैं। तो H2SO4, HCl, HNO3, और इसमें देखो तीनों ही क्या है, ये खनिज के हैं। इसने पूछा नहीं, तो अपना ये होगा सिरका में पाया जाता है, सिरका में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो कार्बनिक और खनिज अम्लों के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। जो अपना आज का जो वीडियो था, जो क्लास थी, वो पीएच से संबंधित थी। पीएच स्केल विकसित किसने किया था, इसे सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच क्या होती है, यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है तथा यह बताता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है। सिंपल है। विलयन में एक तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन, उसकी सांद्रता को मापता है। दूसरा ये बताता है H+ आयन के आधार पर कि विलयन की प्रकृति है ना, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है। अम्ल क्षार अगर जिसकी पीएच होती है 7.1 होती है, इसे बोलते हैं उदासीन। आशुद्ध जल की पीएच होती है, और यही नमक के जलीय विलयन की पीएच होती है 7 pH। अगर 7 से कम जाता है तो ये होता है अम्ल, और 7 से जैसे ही अधिक जाता है तो ये होता है क्षार। जैसे 7.1 भी हो गया तो वो 7.1 pH बोले तो वो क्षार हो गया, और जैसे 6.9 pH है तो वो 7 से कम है तो वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो ये याद रख लेना। 7 आशुद्ध जल की पीएच होती है, अगर 7 से कम होता है अम्ल, 7 से ज़्यादा होता है क्षार। अब अपना यहाँ देखो पीएच में H तो हाइड्रोजन को दर्शाता है, लेकिन P किसको दर्शाता है, P शब्द दर्शाता है पोटेंशियल बोलते हैं ना, वो शक्ति होती है, पावर होती है, उसे बोलते हैं P शक्ति, तथा H हाइड्रोजन आयन को प्रतीक होता है। तो ठीक है, समझ गए। H हाइड्रोजन होता है, P होता है पोटेंशियलता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक
लॉगरिथम यानी लघुगणक पीएच कहलाता है। समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। अपने लॉगरिथम होता है, लॉग चलता है, अपने मैथ में चलता है। ओके, तो ये बताता हूँ अभी आपको। एक मिनट, हाँ हो गया। अब देखो इसने क्या बोला है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ होता है हाइड्रोजन आयन, सांद्रता को बोलते हैं, ये हो गया इसकी हाइड्रोजन की सांद्रता। उसका क्या है, ऋणात्मक लॉगरिथम। ऋणात्मक और लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग, ऋणात्मक का होता है माइनस का चिन्ह। लॉग में 10 होता है इसका एक। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, लॉगरिथम जब मैथ में आता है तो पढ़ते हैं तो पता होता है कि 10 क्यों लगाते हैं, 2 क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि ऋणात्मक यही होता है पीएच। अगर पीएच का फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, तो पीएच का फॉर्मूला यही होता है, H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है, जिसमें H हाइड्रोजन को दर्शाता है, P पोटेंस को दर्शाता है, पोटेंशियलता को, ठीक है। अगली बात क्या कहता है, हाँ अगली बात कहता है कि H आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। ये क्यों कहा इसने, क्योंकि अभी हमने इसमें देखा था ये माइनस था, ठीक है, ये पीएच थी। इसने क्या बोला कि H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इसका मान जितना अधिक होगा, इसका मान ये जितना अधिक होगा, इस पूरे लॉग का मान अधिक होगा, और लॉग का मान अधिक होगा तो भार क्या है, देखो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक अगर आ गया भार तो वो उतना ही कम हो जाता है। जैसे 2 है, 2 ज़्यादा है 1 से, लेकिन जैसे ही माइनस लगा देते हैं तो ये 2 कम हो गया 1 से। तो ऋणात्मक चिन्ह कमता को दर्शाता है कि अगर H+ बढ़ता है तो पूरे लॉग का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन जो ऋणात्मक चिन्ह है ये उसको कम कर देता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसका पीएच का मान उतना ही कम होता है। इसमें बोल भी दिया इसने कि पीएच 7 से कम विलयन अम्लीय कहलाता है, और पीएच 7 विलयन उदासीन कहलाता है, जो मैंने यही बताया था। देखो यही बोला इसने, मैंने बताया था आसु जल होता है, 7 से कम अम्ल बोला है, देखो इसने 7 से कम, और 7 से अधिक और 14 तक विलयन क्षारीय होता है। कहाँ तक जाता है, ये लास्ट 14 तक जाता है, 7 से 14 ये ऐसे होता है। बता देता हूँ, देखो इसने बता भी रखा, देखो ये रहा, इसने इस डब्बे में बता रखा, या मैं ऐसे बता देता हूँ 0, 7 और 14, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो ये क्षार को दर्शाता है, 7 से कम जा रहा है 0 की तरफ तो ये अम्ल को दर्शाता है, और ये खुद 7 पे आता है तो ये होता है उदासीन। यही बोल रहे हैं। तो हमने पीएच में कुछ नहीं 5-6 बात देखी थी। पहली चीज़ हमने क्या क्या देखा, दिखा देते हैं। पहला है सोरेनसन शब्द पढ़ा था हमने, सोरेनसन, ठीक है। पीएच की उत्पत्ति किसने की थी, सोरेनसन ने। पहली चीज़ ये की थी। अम्ल क्षार के बारे में देख लिया। पीएच में जो पीएच होता है वो एच होता है हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है, पी क्या होता है पोटेंस को दर्शाता है। पीएच इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लॉग का ऋणात्मक, ये होता है। और तीसरी बात ये पढ़ी थी कि हमने एच का मान बढ़ता है तो इस टोटल का मान बढ़ता है, और इस टोटल का मान बढ़ता है तो बाहर ऋणात्मक है, ये कम कर देता है। तो आयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि बाहर ऋणात्मक है। ये पीएच के बारे में था, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, दैनिक जीवन में जो क्वेश्चन 1 लाइनर आता है, ये तो पीएच में कई बार देखो क्वेश्चन दे सकता है, कोई वो नहीं कि पीएच इक्वल टू वो दे सकता है माइनस का लॉग 10H+, ये भी दे सकता है, और आपको ये भी दे सकता है पीएच इक्वल टू लॉग 10H+, ये भी पूछ सकता है। इसी के साथ वो ऑप्शन और बना सकता है, और ऑप्शन क्या बना सकता है, पीएच इक्वल टू लॉग
H भी बना सकता है। अब इसमें सही क्या होगा, देखो इसमें तो इसने H दिया, H प्लस आयन नहीं दिया, प्लस देना चाहिए था, तो ये ऐसे गलत हो गया। इसमें लॉग तो दिया है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया, तो ये गलत होगा। ये सही है क्योंकि इसमें माइनस भी दिया है और आयन भी दिया है, तो ऐसे ऑप्शन बना सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो यही बता रहा था। अब दैनिक जीवन में पीएच की बात कर लेते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के बारे में, हमारे शरीर की पीएच 7 से 7.8 प्रास के बीच के रूप में काम करती है, ये याद रख लेना। मानव शरीर की पीएच होती है 7 से 7.8, इसका मतलब 7 से 7.8 का मतलब होता है क्षारीय। ठीक है, और पेट की अम्लता जठर रस में HCl अम्ल की अधिकता के कारण होती है। इसके इलाज हेतु दुर्बल क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद रख लेना, का उपयोग किया जाता है। दो बात हो गई कि पहले कि जो पेट की अम्लता वो किसके कारण होती है, तो वो होती है HCl की अधिकता के कारण। पेट की अम्लता, मानव शरीर का पीएच कितना होता है, 7 से 7.8 होता है। और इस अम्लता जो जठरस में जो HCl होता है उसकी अधिक मात्रा होने के कारण पेट में जो अम्लता बढ़ती है, उसको कम करने के लिए, उसके इलाज के लिए दुर्बल क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यही आएगा ये, और ये आ चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आ चुका है, जो पेट की अम्लता को दूर करने का काम करता है। ठीक है, तो शरीर की होती है 7 से 7.8 जो कि क्षारीयता को दर्शाती है, क्योंकि 7 से अधिक है। दूसरी है मुंह की पीएच। देख लो, हाँ, मुख की पीएच 6.5 होती है। इसका मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दांतों के इनेमल का क्षय होना कितनी पीएच पर होता है, जब 5.5 से कम होती है, क्योंकि मुख का पीएच होता है 6.5, वो भी सामान्यतः। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि मुख का पीएच होता है 6.5, लेकिन 5.5 से कम होती है पीएच, और दांतों का जो इनेमल भाग होता है उसका क्षय होना शुरू होता है। दांतों का इनेमल दंत वलक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुख की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। भोजन करने के बाद होता है, इसने बोला है कि खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण के लिए अम्ल उत्पन्न होते हैं, तो उनको मिटाने के लिए क्षार, अम्ल है तो क्षार लाते हैं ताकि उदासीन हो जाए, अगर क्षार है तो अम्ल लाते हैं ताकि उदासीन हो जाए, विपरीत लाते हैं। ठीक है, और जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो मुंह की पीएच 5.5 से कम होने पर ये उपयोग बताया गया है। ठीक है, और मुंह की पीएच कितनी बताई इसने, सामान्यतः 6.5 है, लेकिन दांतों का इनेमल का क्षय होना होता है 5.5 से। अगला है कि मधुमक्खी के चींटी मकोड़े जैसे कीड़ों के डंक में फॉर्मिक अम्ल जिसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल होता है, ये याद रख लेना। चींटी के डंक में एक होता है नेटल का पौधा होता है, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ओके, हाँ, जिसे त्वचा पर दर्द व जलन होती है। डंक मारने पर डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन का उपयोग करते हैं। देखो होता है, एक होता है नेटल का पौधा है, चींटी या डंक, चींटी डंक मारती है तो चींटी में डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। पूछा जा चुका है, पूछ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो दोबारा पूछ सकता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस अम्ल को दूर करने के लिए क्षार लाया जाता है, तो क्षार के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं खाने का सोडा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या जिंक का कैलामाइन होता है, जिंक कार्बोनेट। ये भी पूछा जा चुका है कि कैलामाइन क्या है। कैलामाइन कुछ नहीं, जिंक
कार्बोनेट है, जिंक का कार्बोनेट ही कैलामाइन कहलाता है। तो जिंक कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो चींटी के डंक मारने पर तो जलन होती है, उसको ख़त्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, खाने का सोडा होता है, या कैलामाइन का। ओके, अब आता है कि नेटल एक, देखो शाकीय पादप है, वही अभी बताया था, जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छुए तो डंक जैसा जलन होती है। इन बालों में फॉर्मिक अम्ल भी बताया था, नेटल के पौधे में भी। तो यही बोल रहा है कि नेटल के पौधे में भी कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में, नेटल के पौधे में फॉर्मिक अम्ल होता है। और पारस्परिक तौर पर डंक का इलाज करने वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्तियों को रगड़ा जाता है। और डॉग पौधे की पत्तियाँ होती है, उसमें क्षारीयता होती है। फॉर्मिक अम्ल है, और अम्ल को कौन दूर कर सकता है? क्षार करेगा। तो चींटी के डंक के लिए कैलामाइन या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि नेटल के पौधे के लिए एक पौधा होता है, डॉग का पौधा, जो क्षारीयता के रूप में कार्यरत है। ठीक है, उसको रगड़ते हैं तो वो जलन कम हो जाती है। तो ये याद रख लेना, नेटल के डंक में और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये भी याद रख लेना, मेथेनोइक अम्ल। कभी तुम फॉर्मिक अम्ल याद करके जाओ, मेथेनोइक अम्ल पूछ सकता है। तो नेटल के लिए होता है डॉग का पौधा, और चींटी के डंक के लिए कौन सा होता है? कैलामाइन होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक होता है बेकिंग सोडा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडे को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध में, किसमें? दूध में। ओके, तो दोबारा देख लो, 1 मिनट, क्या बोल रहा है ये? हाँ, दूध में बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से दही जमने का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है जो दूध के पीएच को बढ़ा देता है। इसे लैक्टिक एसिड, पहली चीज़ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। दूसरी चीज़, बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो दही की जो जमने की प्रक्रिया वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और क्षारीयता होती है, किसमें? बेकिंग सोडे में। इसके कारण बैक्टीरिया को अधिक समय तक अम्लीकरण करना पड़ता है, ताकि पीएच वह स्तर प्राप्त हो जहाँ पर प्रोटीन या कैसीन, जहाँ प्रोटीन से दही जम सके या दही बन सके। कहने का मतलब ये है कि दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और हमने दही में क्या मिलाया है? खाने का सोडा, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। जैसे ये मिलाते हैं ना, ये तो होता है क्षार, और क्षार जैसे ही अम्ल से मिलता है, लैक्टिक अम्ल से मिलता है, तो ये क्या होता है कि जो अम्लीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। सिंपल ये कहना चाहता है। तो दही थोड़ा लेट जमेगा। हमने अब क्या क्या बात कर ली वो मैं बता देता हूँ, इसका कंक्लूजन। पहला हमने कही थी कि शरीर की पीएच हमने की थी 7 से 7.8। मुँह की पीएच की थी हमने 6.5 सामान्यतः, लेकिन दांतों के इनेमल भाग का क्षय होना, वो पीएच क्या होती है? 5.5 से कम होने पर। ये हमने बात की थी। हमने बात की कि चींटी का डंक, चींटी या नेटल, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या इसे क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? मेथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल। ठीक है, ये अब चींटी के डंक के लिए होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, और नेटल के पौधे के लिए होता है डॉग का पौधा, उदासीनीकरण करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है कैलामाइन, होता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे वह यूज किया जाता है। ये हमने पढ़ा था सिंपल। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और सामान्य जो घरेलू में यूज होता है। देखो, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय करने में होता है। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो हमने खेतों में डालते हैं ना, वो मृदा को अम्लीय करने के लिए उपयोग होते हैं। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो ये पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं सही है। कहते हैं कि मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहना चाहिए। अम्लता या क्षारीयता अधिक होने पर
वो फसल अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि मृदा की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। अम्लीय मृदा का उपचार बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर किया जाता है, जबकि क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम मिलाकर किया जाता है। सिंपल है, बता देता हूँ। मृदा है, अगर मृदा में अम्ल है तो अम्ल को कौन संतुलित करेगा? क्षार। तो अम्ल होने पर क्षार के रूप में होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये याद रख लेना, बिना बुझा हुआ चूना। ये कैसे याद रखना है? बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। जिसमें बिना लगा वो शब्द बड़ा होगा ना, बिना बुझा हुआ चूना। जो बड़ा है उसका सूत्र छोटा आएगा, इसलिए बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझा हुआ चूना छोटा है, उसका सूत्र आएगा बड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ट्रिक याद कर सकते हो। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, बड़ा हो गया, बिना शब्द लगने से बड़ी लाइन हो गई, उसका सूत्र आएगा छोटा, तो उसे बोलते हैं CaO। ये याद भूल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मृदा में अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो उसको संतुलित कौन करेगा? अम्ल करेगा। और उसके रूप में हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं CaSO4 × 2H2O। ये होता है जिप्सम। ओके, हाँ, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, जिप्सम का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये याद रख लेना, यही बोला है इसने। और क्योंकि pH की मात्रा ज़्यादा होने से कम करना पड़ता है, बस उसी को देख रहे हैं हम। निट्रल के लिए डोक यूज किया हमने, चींटी के डंक के लिए हमने क्या किया? बेकिंग सोडा का उपयोग किया है। मोहे की pH 5.5 से कम होती है तो उसमें क्षारीयता के बारे में बताया गया है, तो संतुलित करने का काम है। मृदा में अम्लीय है तो क्षारीयता के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अभी तुम बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या, हाइड्रोक्साइड क्या है? भाई यही है, साइंस वाले हो, ये तो है कैल्शियम और ये है ऑक्साइड, और ये है कैल्शियम, ये है हाइड्रोक्साइड। इसे ही बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे ही बोलते हैं बुझा हुआ चूना। सिंपल, कैसे भी बोल सकता हो, ठीक है। रासायनिक नाम ले सकता है, जनरल नाम ले सकता है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। कारखानों में यदि ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर सकता है। ये बात सत्य है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय एवं नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। सही बात है। अगर अम्लता ज़्यादा है कारखानों के जो अपशिष्ट में, तो उसमें क्षारीयता मिलाकर तब प्रवाहित करनी चाहिए ताकि नदियों में जो गिरने वाला जल है ना, वो उसमें जलीय जीव जंतुओं को नुकसान ना करें, जलीय जीवों को। अब विशेष बिंदु है कुछ। ताज़े दूध के pH का मान कितना होता है? 6 होता है। और 6.5 किसका होता है? मोह के pH का। दही बन जाने से इसके pH के मान में कमी आ जाती है, अम्ल है और अम्ल हो जाता है, ठीक है। ये दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड काम होता है, ये याद रख लेना। दही में कौन सा? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड होता है जो pH को कम कर देता है। दही की pH का मान 4.5 से 5.5 के मध्य होता है। एक गलती की थी मैंने, यह है ताज़े दूध का। और दही बनने की प्रक्रिया के कारण दूध की pH कम हो जाती है, 6 से 4.5 से 5.5 के मध्य हो जाता है। तो ये याद रख लेना, दही की pH, ठीक है। ये दही की नहीं थी, ताज़े दूध की। ताज़े दूध की है 6। दही बनता है लैक्टिक अम्ल के कारण, क्या होता है? pH कम होती है, और pH कम होती है 4.5 से 5.5 रह जाती है दही की pH, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 pH हमने पढ़ी है। अब होती है एक इम्पोर्टेंट अम्लीय वर्षा के बारे में, काफ़ी बार आ चुका है। अम्लीय वर्षा की pH है, और ताजमहल का जो कलर है वो पीला क्यों पड़ रहा है, क्या फ़र्क है? तो यही अम्ल वर्षा के कारण होता है। वर्षा जल की pH 5.5 से कम, सामान्यतः 4.2 से 4.4 के बीच हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी 5.6 से कम होती है ना, या सामान्यतः बोले कि 4 के आसपास हो जाती है, 4.2 से 4.4 के मध्य, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। सामान्यतः वर्षा की pH होती है 5.6।
नॉर्मल वर्षा की पीएच कितनी होती है 5.6, लेकिन इसकी पीएच घटकर कितनी हो जाए 4.2 से 4.4। सिंपल वही बात है, जिस प्रकार से ताज़े दूध की पीएच थी 6, वो घटकर 4.4 से 5.5 हो गई थी। इसी प्रकार सामान्यतः वर्षा की पीएच होती है 5.6। ओके, जिसका पीएच घटकर अगर 4.2 से 4.4 के बीच आ जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये बनाते हैं बिल्कुल वर्षा जल के। तो जो ऑक्साइड है वर्षा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वर्षा जल में घुलते हैं और उसके बाद कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होता है जो प्रबल अम्ल के रूप में होते हैं। और प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि भवनों की इमारतों को नुकसानदेह होते हैं। तो अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों एवं जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। ऐतिहासिक इमारतों के रूप में ज़्यादातर देता है वो ये सांझा का कौन सा था, ताजमहल है, ताजमहल। तो ताजमहल का कलर फीका क्यों पड़ रहा है, इसी के कारण पड़ रहा है। तो ये काफ़ी बार देते हैं। तो ये कुछ पीएच थी वर्षा की, याद रख लेना क्या है 5.6, लेकिन अम्लीय की क्या होती है 4.2 से 4.4। तो ये कुछ पीएच थी। तो ये नॉर्मल याद रख लेना। अगर पीएच अधिक है तो उसको कम करने के लिए कौन सा क्षार का उपयोग किया जाता है ये भी याद रख लेना। एक इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ, वो अभी पढ़ा है हमने, कुछ नहीं है। HCl की अधिकता के कारण पेट की अम्लता बढ़ती है, और पेट की अम्लता और उसको कम करने के लिए अभी हमने क्या उपयोग किया था, बताया था आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका यूज़ करते हैं। तो ये पीएच के बारे में था। ओके, अब आते हैं कि नमक के जलीय विलयन की पीएच कितनी होती है, या उदासीनता की आशुद्ध जल की होती है, 7 होती है। नमक का जलीय विलयन आपको पता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड ही। ओके, तो बात कर लेते हैं NaCl के बारे में। इसे साधारणतः नमक या टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। यह प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारों का लवण होता है। इसकी पीएच होती है 7 होती है। समुद्र से प्राप्त अशुद्धियों युक्त नमक, युक्त मतलब अशुद्धियाँ होती हैं, को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करके अवक्षेपित करके शुद्ध बनाया जाता है। तो समुद्र से जो अशुद्धि प्राप्त होती है उसको हाइड्रोजन HCl प्रभावित करके शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है गुण क्या होते हैं, सवेद होता है, ठोस होता है, नमक ठोस ही होता है, यह जल में विलय हो जाता है, नमक घुल जाता है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है क्योंकि NaCl है, जलीय विलयन में टूटता है और टूट के क्या देता है Na+ और Cl-, और आयनित होने का मतलब होता है, देखो इन पर आयन आना, देखो ये इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, ये आयनिकता को दर्शाते हैं। नमक का उपयोग वही भोजन, खाद्य परीक्षण में कई बार आपने कुल्फी ली होगी, कुल्फी आपने देखा होगा कि उसके जो अंतिम पार्ट पर है ना, आपको खारा खारा महसूस होता है, नमक जैसा महसूस होता है। वो नमक उस कुल्फी को जमने में, उसके संक्षारण में, परीक्षण होने में, देखो हिमीकरण मिश्रण द्वारा, वही होता है कुल्फी वाला यही। तो उसको उसकी जो है ना हिमीकरण बोलते हैं, बर्फ़ का जमना, उसमें क्या होता है सहायक होता है नमक। ठीक है, भोजन में हम यूज करते ही हैं। हाँ, ये देख लो, ये आगे आबे जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये इसका कंप्लीट बताऊंगा, इनको बारे में, एक के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, या विरंजक चूर्ण, सभी के बारे में एक एक। जिस प्रकार से NaCl के बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखो ये रहा NaCl, ऐसे ही सभी के बारे में एक एक आएगा। नीला थोता के बारे में, फिटकरी के बारे में, सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। तो इस क्लास में बता देता हूँ मैं ये क्या क्या है, ताकि आपको याद रहे। तो NaCl क्या होता है, इनके कच्चे पदार्थ, ये होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। और ये होता है Na2CO3, ये होता है धावन सोडा,
धावन सोडा। हालांकि इसमें क्या होता है 10H2 और होता है, ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, कपड़े धोने में काम आता है। और आपको पता है ये तो है ही क्या है, विरंजक चूर्ण, नहीं विरंजक चूर्ण का नाम आ गया, ये होता है क्या बताया, बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, खाने का सोडा है, ठीक है, हाँ बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने का सोडा। और विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण के बारे में तो विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaOCl2 CaOCl2 होता है। ओके, यही होता है विरंजक चूर्ण के बारे में। तो इनके बारे में पूरी डिटेल क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारनीलात होता है, फिटकरी है, ये जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, टोटल पढ़ेंगे। जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पूरी नेक्स्ट क्लास होने पर अपना ये अमल सार का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, ये कंप्लीट हो गया। पीएच से रिलेटेड सारे याद रख लेना, डॉग का पौधा, कैलामाइन क्या है, मुख की पीएच, शरीर की पीएच क्या है, और ताजमहल का कलर किस कारण डिफेक्ट हो रहा है, किस कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण, जिसकी पीएच 4.2 से 4.4 के मध्य रह गई है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी पीएच के बारे में, तो आज ही क्लास में हो गई। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और सही लग रही है क्लास तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।